वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एक नई कल्टीवेशन सीरीज़ लेकर आ चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमें 9 हेवंस के सबसे ऊपर मौजूद पिनेकल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ फैली हरियाली, चमकती हुई पहाड़ियाँ और आसमान में तैरती स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह को बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाती है। पूरा माहौल इतना शांत और खूबसूरत है कि देखकर लगता है जैसे यह जगह किसी आम इंसान के लिए बनी ही नहीं है। इसी पिनेकल पर मौजूद एक बेहद लग्जरी सेक्ट के विशाल दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर ऊंची आवाज में ऐलान करता है कि आज हमारे 9 लाइफ वेनरेबल अपने दाव को साबित करेंगे और असेंशन के जरिए सेजहुड अचीव करेंगे। वो आगे कहता है कि सेजहुड हासिल करने के बाद वो 9 हेवंस के अंदर अपनी पूरी तरह डिजर्व की हुई पोजीशन को अचीव करेंगे। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे सेक्ट और हमारे सभी लोगों के लिए सच में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बूढ़ा आदमी आगे बोलता है कि आज तुम सब अपनी आंखों से एक ऐसा मोमेंट देखने वाले हो जो शायद पूरी जिंदगी में दोबारा देखने को ना मिले। यह एक मॉन्यूमेंटल फीट होने वाला है और इसे अपनी आंखों से देख पाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्च्यून साबित होगा। तो अब हम सब पूरे सम्मान के साथ अपनी हेवनली वेनरेबल 9 लाइफ का वेलकम करें और ट्रिब्यूलेशन को शुरू किया जाए। इतना कहते ही सेक्ट का विशाल दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और तभी हमारा एमसी अपनी रानियों के साथ बाहर आता है। उसकी चाल, उसका एक्सप्रेशन और उसका पूरा ऑरा इतना स्टेबल और पावरफुल लगता है कि आसपास खड़े लोग खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। ईमानदारी से कहें तो पहली नज़र में उसका टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि उल्टा एक अलग ही दबाव महसूस होता है। लेकिन पीछे खड़े कुछ डिसाइपल्स एमसी का ये तौर तरीका देखकर आपस में धीरे धीरे रड कमेंट्स करने लगते हैं। उनकी फुसफुसाहट सुनते ही पास खड़े एल्डर्स तुरंत सख्त हो जाते हैं और गुस्से में उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। एल्डर्स साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि अगर इस आदमी का दिमाग ज़रा भी घूम गया तो इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि यह अकेले के दम पर तुम्हारी पूरी क्लैन को मिटा सकता है। वे आगे याद दिलाते हैं कि पिछले समय में इसने याओ क्लैन के साथ अकेले बैटल की थी और पूरी डीमन डोमेन को भी अकेले के दम पर एनाहिलेट कर दिया था। ये सुनते ही सारे डिसाइपल्स के चेहरे उड़ जाते हैं और वहां सन्नाटा छा जाता है। इधर सामने ट्रिब्यूलेशन पूरी तरह शुरू हो चुकी होती है। आसमान गड़गड़ाने लगता है, बिजली कड़कने लगती है और पूरा इलाका ट्रिब्यूलेशन एनर्जी से भर जाता है। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज करते हुए सीधे इसके सेंटर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे एक पल के लिए भी डर या शक नहीं होता। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि ट्रिब्यूलेशन के अंदर से एक एल्डर फिगर धीरे धीरे बाहर आने लगता है। उसकी मौजूदगी ही माहौल को और भारी बना देती है। ये देखकर हमारा एमसी एक पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा सीन आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। तभी एक लड़की घबराई हुई आवाज़ में बताती है कि ये तो हेवनली वेनरेबल गुजिंग है, जो सदियों से चली आ रही टॉप रैंक ट्रिब्यूलेशंस में से एक मानी जाती है। उसकी बात सुनकर कई लोग डर जाते हैं। लेकिन कुछ एल्डर्स अब भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारे 9 लाइफ वेनरेबल पूरी तरह इनविंसिबल है और कोई भी ट्रिब्यूलेशन उन्हें रोक नहीं सकती। सामने से हमारा एमसी बिल्कुल शांत आवाज में उस वेनरेबल गुजिंग से पूछता है कि क्या हम बैटल शुरू करें। जवाब में वेनरेबल गुजिंग भी बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम स्ट्रेट फेस रखते हुए कहते हैं, चलो शुरू करो। इसके बाद हमारा एमसी और वेनरेबल गुजिंग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों की टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास का स्पेस तक डिस्टॉर्ट होने लगता है। हवा फटने की आवाजें, जोरदार धमाके और तेज लाइट की चमक चारों तरफ गूंजने लगती है, मानो पूरा आसमान ही टूटने वाला हो। लेकिन इस सब के बीच एक अजीब सी बात यह होती है कि एमसी की एम्प्रेस के चेहरे पर जरा भी फिक्र नहीं दिखती। उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बल्कि वे आपस में ये तक कहती है कि हम तो इस पल का काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उनके शब्दों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा भरोसा छिपा होता है। तभी सामने से वेनरेबल गुजिंग दाव ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं।
ये देखते ही एल्डर्स के चेहरे गंभीर हो जाते हैं और वे सबको समझाते हैं कि इस टाइम टेक्निक की वजह से वेनेरेबल बुजिंग के क्लोन्स मल्टीपल टाइमलाइंस में ट्रैवल करेंगे और हमारे हेवनली वेनेरेबल को हर टाइमलाइन में हंट डाउन करने की कोशिश करेंगे। एल्डर्स आगे बताते हैं कि अगर किसी भी एक टाइमलाइन के अंदर भी वेनेरेबल बुजिंग एमसी को हंट डाउन करने में सक्सेसफुल हो गए तो यहां मौजूद एमसी की रियल बॉडी को बेहद गंभीर चोट पहुंचेगी। ये सुनते ही पूरे माहौल में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मूव को देखते ही एमसी की एक एम्प्रेस के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है और उसके अंदर से मानो एक ईविल ऑरा बाहर निकलने लगती है, जैसे उसका असली इरादा अब छुपा नहीं रह पाया हो। लेकिन सामने से हमारा एमसी अब भी पूरी तरह शांत रहता है और बड़े ही नॉर्मल अंदाज में कहता है कि ये मूव सच में काफी ज्यादा अच्छी है। फिर वो आगे बोलता है कि लेकिन इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हर एक टाइमलाइन के अंदर मैं हमेशा से ही एक अनराइवल्ड एग्जिस्टेंस रहा हूं, जहां मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वेनरेबल बुजिंग पहले ही कुछ और कर चुके होते हैं। वे बताते हैं कि वे एमसी की सारी टाइमलाइंस के अंदर उसे खत्म कर चुके हैं। वे ठंडी हंसी के साथ कहते हैं कि ये क्या, तुम तो खुद ही अपने मुंह से अपनी झूठी तारीफें किए जा रहे हो। सच तो यह है कि मैं हर एक एरा में तुम्हें पहले ही मार चुका हूं। मैंने हर टाइमलाइन में तुम्हें पूरी तरह से एनाहिलेट कर दिया है और अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ये सब सुनते ही एमसी को ऐसा सदमा लगता है जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर सीधा वार कर दिया हो। उसका शरीर कांप जाता है, उसकी ताकत अचानक जवाब देने लगती है और वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ कन्फ्यूजन भी साफ नजर आता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब कब और कैसे हुआ। तभी वेनरेबल बुजिंग आगे बताते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे शरीर के अंदर यिन यांग डाओ डिवोरिंग बू पहले ही अपनी जड़ें जमा चुका है। यही वजह है कि मैं तुम्हें हर एक टाइमलाइन में इतनी आसानी से मार पाया। फिर वे तंज भरे लहजे में पूछते हैं कि क्या तुमने इसके बारे में कभी नोटिस ही नहीं किया। यह सुनकर एमसी का दिमाग तेजी से चलने लगता है और वो हाफते हुए कहता है कि क्या यिन यांग डाओ डिवोरिंग बू ने मेरे खिलाफ चाल चली है। उसी पल उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो धीरे धीरे अपनी एम्प्रेस की तरफ देखता है। वो भारी आवाज में कहता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, उसे जो नज़ारा दिखता है वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना होता है। सारी की सारी एम्प्रेस उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, मानो उसकी हालत उनके लिए किसी मजाक से कम न हो। हमें बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक गू पूरी तरह गुफलेस और इंटेंजिबल होता है। इसे ना तो आसानी से महसूस किया जा सकता है और ना ही सामान्य तरीकों से पकड़ा जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ यिन यांग यूनियन के जरिए ही किसी के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है। सामने वेनरेबल गुजिंग के पास टाइम की पावर होती है। इसी वजह से उन्हें एमसी के बारे में हर छोटी से छोटी बात पहले से ही पता चल चुकी होती है। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि इसका रिजल्ट तो शुरू से ही साफ था। मैं जानता हूं कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो गहरे सेंटिमेंट्स और लॉयल्टी को बहुत मानता है। कहते हैं कि बस अफसोस की बात यह है कि जिन औरतों को तुमने अपनी पूरी जिंदगी दिल से प्यार किया, जिन पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने आखिर में तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी चाल चली। यह सुनते ही सामने से एक एम्प्रेस ठहाका लगाते हुए कहती है कि कौन से सेंटिमेंट्स और कैसी लॉयल्टी, हम तो बस इसकी पावर की वजह से टेरर में जी रहे थे। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, हमें बस इससे छुटकारा चाहिए था। वो चिल्लाते हुए कहती है कि इस आदमी ने हमें जबरदस्ती पजेस किया, सदियों तक हमें अपने नीचे दबाकर रखा और अपनी ताकत से हमें डोमिनेट करता रहा। उसके लिए हम कुछ नहीं थे, बस इस्तेमाल की जाने वाली चीजें थे। तभी दूसरी एम्प्रेस आगे बढ़कर कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको फेंग वोक्स याद है? अगर आज यहां आप मौजूद ना होते तो मैं अभी उसके साथ एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी रही होती। तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। इन बातों के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब ये सारी एम्प्रेस अपने ही हाथों से एमसी को मारने के लिए अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती हैं।
वो सारे फैक्ट्स को उल्टा पुल्टा करके खुद को राइटियस और विक्टिम दिखाने लगती है और अपने ही एमसी को डेविल कहकर बुलाने लगती है। जो इंसान कभी उनके लिए सब कुछ था, वही अब उनकी कहानी में सबसे बड़ा विलेन बना दिया जाता है। ये सब देखकर एमसी का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और धोखे की आग एक साथ जलने लगती है। वह दहाड़ते हुए उनकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे मारोगी? और वह भी तुम जैसे चूहो। मैंने तुम्हें इंसानों से बढ़कर ट्रीट किया। मेरे बिना तुम में से एक भी एम्प्रेस के टाइटल के आसपास तक नहीं पहुंच सकती थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी इस अच्छाई का रिजल्ट ऐसा धोखा होगा। वो गुस्से में आकर उन एम्प्रेस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पीछे से वेनरेबल गुजिंग जोर से चिल्लाते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। आखिर वो उसकी ट्रिब्यूलेशन है और उसके लिए रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। इस अचानक हुए अटैक से एमसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। ये सब देखकर वहां मौजूद हर इंसान को जोर का सदमा लगता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हालात इतने बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच एमसी दर्द से कराहते हुए कहता है कि अब मेरी मौत पक्की है तो मैं तुम सबको अपने साथ लेकर ही मरूंगा। ये सुनते ही एम्प्रेस घबरा जाती है, एकदम अफरा तफरी मच जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि ये अपने कल्टिवेशन बेस को डेटोनेट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये हम सबको साथ में ही ले मरेगा। जल्दी भागो यहां से। लेकिन तभी सामने वाली एक एम्प्रेस डर के मारे चीखते हुए कहती है, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी सामने से रूलर ऑफ टाइम वेनरेबल गुजिंग ठंडे और बेपरवाह लहजे में बोलते हैं कि ये कितना रैच्ड डिस्प्ले है। फेलो डस्ट, ये लड़ाई तो मुश्किल से सेटिस्फाइंग थी। तुम्हें हराना, वह भी तब जब तुम पहले से ही जहर से भरे हुए हो, ये तो बिना ऑनर की जीत है। फिर वे एक पल रुकते हैं और आगे कहते हैं कि शायद मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेनरेबल गुजिंग अपनी टाइम पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और एमसी के साथ उसकी 8वां एम्प्रेस को अपने टाइम वर्ल्ड पूल के अंदर खींच लेते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है और वो कहते हैं, चलो अगले राउंड के लिए इन्हें भी तुम्हारे साथ ही आने दो। इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग टाइम एंड स्पेस रिवर्सल टेक्निक को पूरी तरह अनलीश कर देते हैं। इसी टेक्निक की वजह से हमारे एमसी लुई और उसकी 8वीं फीमेल एम्प्रेस की आत्माएं सीधे 50 साल पीछे यानी पास्ट में पहुंचा दी जाती है। अब सीन बदलता है और हमें पास्ट की दुनिया दिखाई जाती है। वहां पहुंचते ही हमारा एमसी लुई चारों तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है। सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी अलग लग रहा होता है और ठीक उसके सामने खड़ी होती है उसकी पहली एम्प्रेस चू लिंग, जो फ्यूचर में 9 हेवन की स्वॉर्ड मेडन बनने वाली थी, लेकिन इस समय सिर्फ एक मामूली सर्वेंट होती है। पास्ट में आने की वजह से चू लिंग का सिर बुरी तरह चकरा रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े एमसी पर पड़ती है, उसे जोर का सदमा लगता है। वह घबराकर चिल्लाती है, डेड डेविल मास्टर, वो माई, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं पास्ट में आ गई हूं? क्या वो सब कुछ बस एक सपना था? उसकी ऐसी हालत और भाषा सुनकर एमसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। लुई मन ही मन सोचता है कि इसके रिएक्शन से साफ है कि ये भी मेरे साथ पास्ट में आ चुकी है। परफेक्ट। फिर वो दिल ही दिल में हेवनली वेनरेबल गुजिंग को थैंक यू कहता है कि मुझे एक और मौका देने के लिए। इसके बाद लुई आराम से अपने दोनों पैरों के मोजे उतारने लगता है। ये देखकर सामने खड़ी स्वॉर्ड मेडन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी लुई हंसते हुए अपने पैर उसकी तरफ बढ़ाता है और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहता है, चल अब मेरे पैर धो। ये सुनकर स्वॉर्ड मेडन को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो समझ ही नहीं पाती कि अभी अभी आखिर हुआ क्या। वो मना नहीं करती और बिना कुछ बोले सीधे एमसी के पैर धोने लगती है। बाहर से वो शांत दिखती है, लेकिन अंदर से उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। वहीं एमसी मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं चाहूं तो अभी इसी पल इसकी पिछली हरकतों का बदला लेते हुए इसे मार सकता हूं। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, कभी कभी मौत सबसे क्रूर सजा नहीं होती। अभी के टाइम पर यह मेरे लिए सिर्फ गुस्से और नफरत से भरी हुई है। अगर मैं इसे अभी मार दूं तो इसे असली दर्द की गहराई का एहसास भी नहीं होगा। इसलिए मैं इसे जिंदा रहने दूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये सर्वाइव करे, सिर्फ इसलिए ताकि ये मेरे बिना जिंदगी की एब्सोल्यूट मिस्ट्री को खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करे। इतना सोचने के बाद एमसी हल्की सी ईवल स्माइल के साथ बोलता है कि इसमें से कुछ भी सपना नहीं था। हम सब सच में वापस समय में आ चुके हैं।
ये सुनते ही स्वॉर्ड मेडन बुरी तरह से हैरान हो जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो शौक में चिल्ला उठती है, क्या हम सब? वह आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि एमसी बीच में ही उसकी बात काट देता है और ठंडे लहजे में कहता है, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। ये सब एकदम सही है। हेवनली वेनेरेबल बुजिंग की स्पेस टाइम टेक्निक हमें वापस पास्ट में ले आई है। उस दिन तुमने मुझसे जो जो शब्द कहे थे वह सब मुझे आज भी एकदम क्रिस्टल क्लियर याद है। इसके बाद भी स्वॉर्ड मेडन के चेहरे से घमंड कम नहीं होता। वह उल्टा जवाब देते हुए कहती है, तो अब क्या? वो मना नहीं करती और बिना कुछ बोले सीधे एमसी के पैर धोने लगती है। ये सुनते ही लुई के चेहरे पर फिर से वही ईविल स्माइल आ जाती है और वह एक शब्द में कहता है, इनफ। फिर वह आगे बोलता है, तुम्हें फ्रीडम चाहिए थी ना, तो आज से इसी पल से तुम आज़ाद हो। लुई खड़ा होता है और पास रखे एक ड्रॉअर को खोलता है। उसके अंदर से वह एक टोकन निकालता है और उसे स्वॉर्ड मेडन के सामने दिखाते हुए कहता है, इसे ध्यान से देखो। स्वॉर्ड मेडन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब देती है कि यह मेरा लाइफ टैबलेट है। अगले ही पल लुई बिना किसी एक्सप्रेशन के उसी लाइफ टैबलेट को वहीं जला देता है। आग की एक झलक के साथ टैबलेट राख बन जाती है। लुई ठंडे स्वर में कहता है, ये लो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट को जला दिया है। अब से तुम पूरी तरह आज़ाद हो। जब चाहो तब अपने चूज स्वॉर्ड मैनर में वापस जा सकती हो। ये देखकर स्वॉर्ड मेडन हैरान तो होती है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए एकदम स्ट्रेट टोन में बोलती है, लुई, तुम्हारे पास 9 जिंदगियां थी, फिर भी तुमने अपनी पहली जिंदगी में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का फैसला क्यों किया? लेकिन लुई अब उससे किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहता था। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह गुस्से में उसकी तरफ मोड़कर कहता है, अपने काम से काम रख और दफा हो जा यहां से। यह सुनकर स्वॉर्ड मेडन भी बिना रुके वहां से जाने लगती है। जाते जाते वह ठंडी आवाज में कहती है, ठीक है, अब जब हम सब रिबॉर्न हो चुके हैं तो मैं भी कसम खाती हूं कि इस बार मैं तुझे बहुत ही घिनौना अंत दूंगी। वो चलते हुए मन ही मन सोचती है, लुई, मेरे पास इनेट स्वॉर्ड बॉडी है। अगर ये सब तेरी वजह से ना होता तो मेरी जिंदगी कहीं ज्यादा ग्लोरियस होती। फिर बाहर निकलते हुए वो एकदम इमोशनल टोन में कहती है, फादर, मदर, ब्रदर, तुम्हारी बेटी अब वापस आ रही है। पीछे से लुई उसे इतने इमोशनल अंदाज में चूज स्वॉर्ड मैनर की तरफ जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर फिर वही ईविल स्माइल उभर आती है और वो धीमी आवाज में कहता है, एक फादर, एक शेमलेस मदर, एक ट्रैश ब्रदर और ये बेचारी लड़की। वो आगे सोचते हुए कहता है, एक बार जब तुम वापस जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली शैतान की गुफा किसे कहते हैं। इस जिंदगी में मैं एब्सोल्यूटली इन्हें कोई दया नहीं दिखाने वाला। इस जिंदगी में उन 8 औरतों की जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएंगी। जाए, मैं डेफिनेटली इससे भी हायर रियल में असेंड जरूर करूंगा। ये सोचते हुए एमसी कमरे का दरवाजा बंद ही करने वाला था कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट जाता है। एक लंबी टांग सीधा शॉट मारती हुई अंदर आती है और सीधा एमसी पर अटैक कर देती है। ये देखते ही लुई के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, फेरी रेड सिल्क। लेकिन अगले ही पल वह खुद को करेक्ट करता है, नहीं, इस जिंदगी में तो इसका नाम अभी यू हंगलिंग है। तभी हमें साफ दिखाई देता है कि दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाली वही लड़की है। गुस्से से भरी हुई यू हंगलिंग एमसी के सामने खड़ी होकर उसका नाम चिल्लाती है। बिना एक सेकंड सोचे यू हंगलिंग सीधे एमसी पर अटैक कर देती है और चीखते हुए कहती है कि आज मैं तुझे डेफिनेटली मार दूंगी। लेकिन लुई की ताकत उसके लेवल से कहीं ज्यादा होती है। वह बिना किसी टेक्निक का इस्तेमाल किए सिर्फ एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में ही उठाकर उसकी अपनी टांग से उल्टा लटका देता है। यू हंगलिंग को समझ ही नहीं आता कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। लुई धीरे धीरे उसके और करीब आता है और एकदम डेडली टोन में कहता है कि तो अब भी मेरे ऊपर स्ट्राइक करने की हिम्मत करती है। उसने उसे इस तरह लॉक किया होता है कि यू हंगलिंग हाथ पैर तक हिला नहीं पाती। घबराई हुई आवाज में वो हकलाते हुए कहती है, तू क्या कर रहा है? लेकिन लुई का इरादा उसके साथ ज्यादा कुछ करने का नहीं होता। उसे पहले से पता होता है कि इस लड़की का भाग्य भी आगे चलकर कुछ खास नहीं होने वाला। वो ठंडे लहजे में कहता है, आज तू खुद अपने हाथों से मेरा दरवाजा फिक्स करेगी और अगर तू ये नहीं कर पाई तो मैं सीधा तेरी गर्दन मरोड़कर
तेरी जिंदगी यही खत्म कर दूंगा। हालांकि यू हैंगलिंग पूरी तरह लॉक हो चुकी होती है, फिर भी कांपती हुई आवाज में बोलती है, मैं रिफ्यूज करती हूं। अगर ये सब तेरी वजह से ना होता तो अभी मैं फेंग वुक्स के साथ होती। ये सुनकर लुई हल्का सा हंसता है और कहता है, तो इस जिंदगी में भी अगर तुम उसे ढूंढने की उम्मीद लगाए बैठी हो तो तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई देना होगा। ये सुनते ही यू हंगलिंग का चेहरा टाइट हो जाता है, डर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं फिक्स करूंगी, मैं दरवाजा ठीक कर दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन लुई उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और भी कस देता है। उसी पल यू हंगलिंग के दिमाग में ख्याल आता है, डैम इट, पास्ट लाइफ में आने के बाद भी मैं इसका कोई मैच नहीं हूं। जैसे ही वो पूरी तरह हार मान लेती है, लुई उसे किसी कीड़े मकोड़े की तरह पकड़कर सीधा जमीन पर फेंक देता है। फिर सख्त आवाज में कहता है, अब काम पर लग जा और मेरे वापस आने तक अगर मुझे ये दरवाजा फिक्स नहीं मिला तो तू खत्म है। यू हंगलिंग जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़ी होती है। गुस्से और बेबसी में वो एमसी पर चिल्लाते हुए कहती है, लुई, कम से कम हमारी पास्ट लाइफ में हम दोनों डाउ कंपेनियंस थे, तुम मुझे इस तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो। ये सुनकर लुई का चेहरा बिल्कुल भावहीन रहता है। वो बिना किसी इमोशन के एकदम ठंडी और डेडली टोन में जवाब देता है, वो सब पास्ट में था, इस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही यू हंगलिंग को भी जोर का झटका लगता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, अपमान और बेबसी एक साथ साफ दिखने लगते हैं। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता और सीन यहीं से चेंज हो जाता है। अब हमें एक बेहद खूबसूरत गार्डन एरिया दिखाया जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, शांत माहौल और हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई होती है। इसी गार्डन में लुई चलते हुए आ जाता है। यहां एक बेहद एंजेलिक और खूबसूरत औरत गार्डन की देखभाल कर रही होती है। ये और कोई नहीं बल्कि बाई कुलांग होती है। जैसे ही लुई इस जगह पर कदम रखता है, बाई कुलांग उसे तुरंत सेंस कर लेती है। वो सामने देखती है और लुई भी बिना देर किए उसे अपना मास्टर कहते हुए आदर के साथ ग्रीट करता है। लेकिन लुई को सामने देखकर बाई कुलांग का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। वो हैरानी के साथ सीधा सवाल डाल देती है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही जिंदगी क्यों बची है। अपने मास्टर के ऐसे सीधे सवाल से लुई थोड़ी देर के लिए हिचकिचा जाता है। वो हल्का सा सिर खुजाते हुए कहता है कि आपके इस डिसाइपल के स्किल में थोड़ी कमी रह गई थी। एक कल्टीवेशन सेशन के दौरान अपने ब्रेक थ्रू को फोर्स करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगियों को एक ही लाइफ में मर्ज कर दिया। इसी वजह से अब मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी बची है। ये सुनते ही बाई कुलांग का गुस्सा साफ नजर आने लगता है। वो सख्त नजरों से लुई को देखते हुए कहती है कि मैंने कायोशियन पावर को सप्रेस करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। इसीलिए हमारी पास्ट लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाओ। हम किसी भी हालत में ऐसी चीजों को दोबारा होने नहीं देंगे। वो और सख्त आवाज में आगे कहती है कि अगर ऐसे घटिया और ट्रेटर्स ख्याल तुम्हारे दिमाग में दोबारा आए तो मैं इस सेक्ट से तुम्हारा नामो निशान मिटाने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। इस पर लुई बिल्कुल शांत और स्ट्रेट एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है कि ये डिसाइपल आपके सपनों को अपने दिल में तारफ करके रखेगा। बाहर से वो पूरी तरह आज्ञाकारी दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हल्की हंसी के साथ सोच रहा होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है? अगर मैंने खुद उस केओसियन पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर ना किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक टियान एम्प्रेस के तौर पर कभी असेंड भी कर पाती? यहीं पर हमें साफ इशारा मिलता है कि बाई कुलांग भी पास्ट में एमसी की एक एम्प्रेस रह चुकी है, जो इस टाइमलाइन में उसकी मास्टर बनकर सामने आई है। इसके बाद सीन एक बार फिर बदल जाता है। अब एमसी एक पहाड़ी की चोटी पर अकेला बैठा होता है। सामने फैला आसमान और नीचे की दुनिया को देखते हुए वह खुद से कहता है कि नहीं, मेरा कल्टीवेशन बेस भी वापस गिरकर कि कंडेंसेशन रियल्म के 5th स्टेज पर आ चुका है। लगता है कि मुझे फिर से सब कुछ जीरो से ग्राइंड करना पड़ेगा। फिर वह हल्की आवाज में बोलता है, पुराने दोस्त, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो? इतना कहते ही उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन खुल जाता है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, कल्टीवेशन, रिडक्शन और इनलाइटनमेंट। उसी पल एक रोबोटिक आवाज गूंजती है, मैं यही हूं होस्ट,
ये आवाज सुनते ही लुई को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, थैंक गुडनेस, तुम भी मेरे साथ ही चिपक कर आ गए। लेकिन रुक, क्या अब तुम्हें चलने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती? तभी एक और हल्की सी डिंग साउंड के साथ आवाज आती है, अब मैं खुद हेवनली डाओ बन चुका हूं, तो मुझे एनर्जी की जरूरत ही क्या है? यह सुनकर लुई सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, बात तो सही है, लेकिन हेवनली डाओ के तौर पर तुम कुछ ज्यादा ही रूथलेस नहीं हो गए हो? एमसी झुंझुलाकर बोलता है, पूरे सदियों की सबसे खतरनाक टॉप टियर ट्रिब्यूलेशन मेरे ही सिर पर गिराना जरूरी था क्या? सामने से वही शांत लेकिन बेरहम आवाज आती है, बिल्कुल जरूरी था। आफ्टर ऑल तुम मेरे होस्ट हो, और एक होस्ट के लिए अल्टीमेट चैलेंज तैयार करना मेरी जिम्मेदारी थी। यह सुनते ही एमसी का पूरा चेहरा उतर जाता है। वो बिना इंटरेस्ट के कहता है, थैंक्स अ लॉट। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है और बोलता है, चलो अब अपना कल्टीवेशन शुरू करते हैं। सिस्टम उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए बड़े आराम से जवाब देता है, यू आर वेलकम। 9 लाइफ अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर की कल्टीवेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यहीं से सीन चेंज होता है। अब हमें स्वॉर्ड मेडन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। चू स्वॉर्ड मैनर के बाहर का नजारा सामने आता है। लंबी लंबी सीढ़ियां, और उन सीढ़ियों पर थकी हारी स्वॉर्ड मेडन कदम दर कदम ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देती है। हर सीढ़ी उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होती, लेकिन फिर भी वो किसी तरह ऊपर तक पहुंच जाती है। आखिरकार वो हांफते हुए मैनर के सामने खड़े होकर बोलती है, फादर, मदर, मैं वापस आ गई। अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो जाती है और दिल भावनाओं से भर जाता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी मैनर का गार्ड उसे देखता है और बुरी तरह चौंक जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, क्या यह सच में एल्डेस्ट मिस है? ये यहां वापस क्यों आ गई? वो तुरंत उसके सामने आकर रास्ता रोक लेता है और कठोर आवाज में कहता है, यह भिखारी कहां से रेंगता हुआ ऊपर आ गया? इस चू स्वॉर्ड मैनर में तेरे जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जा यहां से। गार्ड का ये रिएक्शन ऐसा लगता है मानो वो इस बच्ची को बचाने के बहाने यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये सब देखकर स्वॉर्ड मेडन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो घबराकर कहती है, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं इस घर की एल्डेस्ट मिस हूं, मेरा नाम चूलिंग है। लेकिन जब गार्ड देखता है कि वो हाथ से रोकने पर भी पीछे नहीं हट रही, तो उसका चेहरा और सख्त हो जाता है। वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और गुस्से में चिल्लाता है, बेशर्म, ये जंगली चूहा कहां से आ गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई जो एल्डेस्ट मिस का भेस बनाकर यहां घुसने की कोशिश कर रहा है? इसी वक्त यहां से निकल जा, वरना मेरी ब्लेड अगर दया नहीं दिखाए तो मुझे दोष मत देना। यह सुनते ही स्वॉर्ड मेडन अचानक आगे बढ़ती है और उसकी तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन आंखों में उम्मीद अब भी जिंदा होती है। इमोशनल टोन में कहती है, चूसी, जरा मुझे ध्यान से देखो, मेरा चेहरा देखो, मैं चूलिंग हूं। जब मैं छोटी थी तब तुम मुझे अपनी गोद में बिठाकर खिलाते थे। तुमने मुझे कितनी बार कैंडीज दिलाई थी, याद है? लेकिन गार्ड एक पल भी नहीं रुकता। वो झटके से उसका हाथ झाड़ देता है और चिल्लाता है, तेरे अंदर चू फैमिली की कोई ब्लड लाइन नहीं है, तू वापस क्यों आई है? वो अंदर ही अंदर घबराकर सोचता है, क्या इसका दिमाग सच में खराब हो गया है, या फिर यह जानबूझकर मुसीबत मोल लेने आई है? आखिरकार जैसे तैसे करके ये लड़की उस डेविल के डेन से एस्केप कर पाई थी। वहां से जिंदा निकल पाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अब यहां वापस आकर क्या ये खुद को अपनी ही कब्र में फेंकने आई है? सामने स्वॉर्ड मेडन अब भी जोर जोर से चिल्लाती जा रही थी। वो दर्द और गुस्से से भरी आवाज में कहती है कि भले ही मैं चू फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूं, लेकिन फादर और मदर ने मुझे हमेशा अपने ही फ्लैश एंड ब्लड की तरह ट्रीट किया है, नहीं, उससे भी कहीं बेहतर तरीके से। उसकी ये बात सुनते ही पीछे खड़ा एक गार्ड अचानक सब कुछ समझ जाता है। वो घबराकर चिल्ला उठता है, ये तो सच में एल्डेस्ट मिस है, चूलिंग वापस आ गई है। ये सुनते ही सामने वाला गार्ड अंदर ही अंदर कांप जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है,
खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। गार्ड की इस एक चीख के साथ ही पूरे ट्रू स्वॉर्ड मैनर में हलचल मच जाती है। तभी स्वॉर्ड मैनर का लॉर्ड, जो इस परिवार का फादर भी है, अपनी बेटी की झूठी चिंता दिखाते हुए तेजी से बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी चली आती है। जैसे ही वो दोनों सामने आते हैं, वो लड़की बिना एक पल गंवाए दौड़कर अपने फादर के गले लग जाती है और रोते हुए चिल्लाती है, फादर, मैं वापस आ गई हूं। अपने फादर को गले लगाते ही उसका सारा दर्द बाहर आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी मदर भी तुरंत झूठी फिक्र जताते हुए उसके आंसू पोंछने लगती है और पूछती है कि तू इतने समय से कहाँ थी, हमारे पास क्यों नहीं आई। इस पर चूलिंग कांपती हुई आवाज में बताती है कि मुझे ग्रेट डाउ सेक्ट ने होस्टेज बना लिया था। उन लोगों ने मुझे आप लोगों से कांटेक्ट करने तक नहीं दिया, लेकिन मैं चुपके से वहां से भाग आई। अब मैं वादा करती हूं कि फादर और मदर को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी दौरान पीछे से एक आदमी आता है। जैसे ही उसकी नजर स्वॉर्ड मेडन पर पड़ती है, उसके पैर वही लड़खड़ा जाते हैं। पास खड़ा गार्ड उसे संभाल लेता है, लेकिन वो आदमी वहीं फूट फूट कर रोने लगता है और मन ही मन सोचता है, थैंक गुडनेस मेरी एस्केप गोट वापस आ गई, अब मैं डेफिनेटली बच जाऊंगा। यही हमें बताया जाता है कि यह आदमी चू सेफाई है, चूलिंग का एल्डर ब्रदर, यानी स्वॉर्ड मेडन का बड़ा भाई। इसके बाद सीन चेंज होता है। चैप्टर नंबर 2 में कहानी फिर से लुई की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लुई पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन में डूबा हुआ होता है। हमें बताया जाता है कि यह फर्स्ट हेवन है जहां ग्रेट डाउ लोकेटेड है। यह सबसे कमजोर दुनिया मानी जाती है, जिसके अंदर वर्ल्ड के कल्टीवेशन रेल्म्स को कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है। यहां फ्री नेटल, पोस्ट नेटल, ची, गैदरिंग, ओरिजिन कोर, शैटरिंग, इन्फेंट वॉइड, रिफाइनिंग और डाउ इंटीग्रेशन जैसे स्टेज मौजूद हैं। अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ लुई लगातार 15 दिनों तक कल्टीवेशन करता है। इस दौरान वो की रिफाइनिंग के 5th स्टेज से सीधे 9th लेयर तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो बिना रुके अपनी ओरिजिन कोर फॉर्मेशन शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसके सीने में भारीपन आता है, सांस अटकने लगती है और अगले ही पल वो खून की उल्टी कर देता है। उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है। लुई खुद से बुदबुदाता है, ये क्या हो रहा है? मेरी बॉडी की सिर्फ आधी की एनर्जी ही कोर फॉर्मेशन में मदद कर रही है, बाकी आधी तो जैसे पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है। काफी देर तक खुद को चेक करने और एनालाइज करने के बाद सिस्टम आखिरकार जवाब देता है। सिस्टम की आवाज गूंजती है कि डिटेक्ट किया गया है, तुम्हारी बॉडी के अंदर सेलेस्टियल रिजिडिटी पॉइजन मौजूद है। ये सुनते ही लुई बुदबुदाता है, सेलेस्टियल रिजिडिटी पॉइजन। उसकी हालत अब भी बेहद खराब होती है। वो बार बार खांसता रहता है, सीना जल रहा होता है, सांस तक ठीक से नहीं आ रही होती। फिर भी उसके दिमाग में गुस्सा साफ झलकता है। वो दांत भींचकर कहता है, ये जरूर उन्हीं घटिया औरतों का काम होगा। सिर्फ यांग डाउ डिवोरिंग गू से ही उनका दिल नहीं भरा, इसलिए उन्होंने इसे इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह मेरे अंदर ये पॉइजन भी डाल दिया। वो कड़वी हंसी के साथ आगे कहता है कि इन्होंने ये पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया कि 9 जिंदगियां होने के बावजूद भी मैं दोबारा अपनी लाइफ में कभी पीक पर ना पहुंच पाऊं। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आती है। वो कहता है, पर उन्हें अब भी नहीं पता कि मेरे हाथ में अब भी एक आखिरी हुक्म का इक्का बचा हुआ है। इतना कहते ही वो अपना हाथ घुमाता है और उसके सामने एक बड़ी सी सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है, जिसके अंदर अजीब से रून्स और डाटा फ्लो कर रहे होते हैं। वो सीधे पूछता है, सिस्टम, क्या यहां इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का कोई मेथड है? सिस्टम बिल्कुल शांत और सपाट आवाज में जवाब देता है, हाँ बिल्कुल है। तुम्हें बस ब्रेक थ्रू करके ओरिजिन कोर रियल्म तक पहुंचना होगा और अपनी ट्रू ची के स्ट्रक्चर को ट्रू एसेंस में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा होते ही सेलेस्टियल रिजिडिटी पॉइजन नेचुरली डिसॉल्व हो जाएगा। यह सुनकर लुई एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहता है, ओरिजिन कोर पर ब्रेक थ्रू, लेकिन इस टाइम पर तो मैं अपनी बॉडी की सिर्फ आधी की एनर्जी ही मोबिलाइज कर पा रहा हूं। बाकी आधी एनर्जी तो जैसे पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है।
ऐसी हालत में ओरिजिन को रियन पर ब्रेक थ्रू करना तो इम्पॉसिबल है। अचानक उसे कुछ याद आता है। उसका चेहरा हल्का सा खिल जाता है और वो हंसते हुए कहता है, वेट, अब मुझे याद आया। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने एक बार परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल बनाई थी। उसे कंज्यूम करने से मैं फोर्सफुली ओरिजिन को रियन पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। फिर वह खुद ही सिर हिलाता है और कहता है, हालांकि अभी के टाइम पर तो मैं वह पिल नहीं बना सकता। परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल इनक्रेडिबली रेयर होती है। लेकिन उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो जाती है। पिछली जिंदगी में इसी ग्रेट डाउ सेक्ट में मैंने एक ऐसी पिल यू हैंगलिंग को गिफ्ट की थी। ये सोचते ही उसकी मुट्ठी अपने आप भींच जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और तिरस्कार साफ दिखने लगता है। वो एकदम डेडली टोन में कहता है, लेकिन इस जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी अचानक लुई को कुछ मूवमेंट फील होती है। हवा में हलचल होती है और वह चौंक कर ऊपर की तरफ देखता है। सामने हमें दिखाया जाता है कि एक बेहद जायंट और लग्जरियस दरवाजे के ऊपर से एक विशाल पंजा नीचे उतरता है। अगले ही पल साफ हो जाता है कि वह एक क्रेन है। क्रेन जोरदार अनाउंसमेंट करता है, सुनो सब लोग, ग्रेट डाउ सेक्ट की 92वीं जनरेशन की डिसाइपल, बाइक वाइन लाइन के अप्रेंटिस यू हैंगलिंग ने की गैदरिंग के परफेक्शन स्टेज को अचीव कर लिया है। ये सिर्फ 1 महीने और 17 दिनों के अंदर ग्रेट डाउ सेक्ट के की गैदरिंग का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सुनते ही लुई की आंखें धीरे धीरे संकरी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ जाती है जिसमें ना खुशी होती है ना हैरानी, सिर्फ आने वाले तूफान की झलक होती है। इनाम के तौर पर उसे सुप्रीम ग्रेड रिटर्न टू ओरिजिन पिल्स की एक पूरी बोतल दी जाती है। साथ ही 3 पावरफुल ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे ऑफिशियली ट्रू डिसाइपल की पोजीशन पर प्रोमोट कर दिया जाता है और ऊपर से उसे 2 डिवाइन एबिलिटीज को सिलेक्ट करने का भी मौका मिलता है। ये सब सुनकर लुई भी चुपचाप सोचने लगता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा होता है। वह खुद से कहता है, जैसा कि मैंने एक फ्यूचर एम्प्रेस से एक्सपेक्ट किया था। इसकी कल्टिवेशन स्पीड सच में टेरिफाइंग है। इवन मेरे सिस्टम की असिस्टेंस के साथ भी मैं उससे सिर्फ 2 दिन आगे हूं, उससे ज्यादा नहीं। अगले ही पल लुई बिना 1 सेकंड गवाए अपनी चोटी से छलांग लगा देता है। हवा को चीरता हुआ नीचे कूदते हुए वह बोलता है, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस माउंटेन से नीचे उतरते हैं। सिस्टम उससे पूछता है, होस्ट, आखिर तुम अब कहाँ जाने का सोच रहे हो? लुई नीचे उतरते हुए शांत आवाज में जवाब देता है, एक वॉइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट की कब्र के अंदर। वहां से मुझे उस रिटर्न टू ओरिजिन पिल को दोबारा हासिल करना है जो राइटफुली मेरी ही है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें ग्रेट डाउ सेक्ट से करीब 500 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीच मौजूद एक एंशिएंट टॉम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इस जगह पर हवा भारी है और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। इसी टॉम्ब के अंदर चलते चलते यू हैंगलिंग भी पहुंच चुकी होती है। वो अंदर घुसते हुए मन ही मन सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी की मेमोरीज के हिसाब से इस जगह को लोग अभी पूरे 1 महीने बाद डिस्कवर करने वाले हैं। यानी फिलहाल यहां मैं बिल्कुल अकेली हूं। पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए हैंगलिंग एक गुफा के अंदर दाखिल होती है। वो सामने पड़े दरवाजे को खोलती है और एक संकरी गली से अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। चलते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि इस जगह के सबसे कीमती ट्रेजर्स यहीं छुपे हुए हैं। वो सोचती है, इन्हीं ट्रेजर्स में 9 लाइफ्स एंड अनअंडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर का एक फ्रैगमेंट है और साथ ही एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल भी। तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए वो आखिरकार उन ट्रेजर्स के सामने पहुंच जाती है। सबसे पहले वो 9 लाइफ्स हेवनली स्क्रिप्चर को उठाती है और बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर, इस बार मैं आपसे एक कदम आगे हूं। लेकिन जैसे ही वो स्क्रिप्चर को खोल कर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले ही पल उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह बुरी तरह शॉक में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उस स्क्रिप्चर के अंदर लुई की हैंडराइटिंग में बड़े ही आराम से और प्यार भरे अंदाज में लिखा हुआ है, डिच यू आर टू लेट। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ बड़ी ही शांति से बनाई गई
सुनहरी ड्राइंग्स भी वहां मौजूद होती है। ये सब देखकर हंगलिंग की आवाज कांपने लगती है। वो हकलाते हुई बोलती है, ये। अचानक गुस्से में आकर वो उस किताब को जमीन पर पटक देती है और चिल्लाती है, लुई, यू सन ऑफ अ बिच। जैसे ही वो किताब जमीन पर गिरती है, उसी पल पूरे टॉम्ब के अंदर दर्जनों येलो कलर की गोल्डन लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है और चारों तरफ से उसे घेर लेती है। ये देखकर हंगलिंग पूरी तरह घबरा जाती है। वो ऊपर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाती है, लुई, यू मुझे यहां से जाने दे। लेकिन वो चाहे जितना भी चिल्लाए, उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। टॉम पूरी तरह खामोश रहता है। इसके बाद हमारा सीन एक बार फिर चेंज होता है। अब हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यू हंगलिंग बेहद गुस्से में भरी हुई सीधे एमसी के घर की तरफ आ रही है। वो बिना रुके अंदर घुसती है और लात मारकर दरवाजा तोड़ देती है। अंदर घुसते ही वह चिल्लाती है, यू अपना पिछवाड़ा उठाकर बाहर निकल। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसकी बॉडी पर काफी सारी चोटें और इंजरीज होती है। जगह जगह खरोंच और निशान दिख रहे होते हैं। हालांकि देखने से ऐसा नहीं लगता कि वह इंजरीज जानलेवा है, लेकिन इतना साफ है कि इन 3 दिनों में उसने काफी कुछ झेला है। इसी वजह से वह इतनी ज्यादा गुस्से में भरी हुई बिना सोचे समझे सीधा यहां घुस आई थी। वैसे भी इस सीरीज में ज्यादातर लोगों के नाम मुझे सेम टू सेम ही लग रहे हैं, इसीलिए नाम थोड़ा बदलना ज्यादा सही रहेगा। इसका असली नाम यू हंगलिंग है, लेकिन अब हम इसे गुस्सैल औरत कहेंगे। और सच बोले तो इससे परफेक्ट नाम इसके लिए हो ही नहीं सकता। ये गुस्सैल औरत सीधा एमसी का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करती है और बिना सांस लिए उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक एनर्जी बाम अटैक आता है जो सीधा इसके पेट में लगता है। इसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और उसका शरीर हवा में उछलते हुए दूर जा गिरता है। वो फिसलते हुए सीधा एमसी के घर के आंगन में आकर जमीन से टकराती है। वो दर्द से कराहते हुए दांत पीसती है और आह ऊह की आवाजें निकालने लगती है। तभी सामने से एक शांत लेकिन ठंडी आवाज आती है, क्या तेरी माँ ने कभी यह नहीं सिखाया कि किसी के घर में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है? ये सुनकर गुस्सैल औरत बुरी तरह चौंक जाती है। वो मन ही मन आग उगलते हुए सोचती है, लुई, तो अब कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है। यहां तेरे सामने झुकने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। लेकिन ये सब वो सिर्फ अपने दिमाग में ही सोच सकती थी। रियलिटी में तो वो गुस्से के मारे अपने दांत और बाल ही चबा सकती थी। सच तो यह था कि इस वक्त उसे लुई की जरूरत थी, और जरूरत हो तो घमंड भी निगलना पड़ता है। इसीलिए वो किसी तरह खुद को संभालती है, खड़ी होती है और इस बार बड़े प्यार से दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर, प्लीज क्या आप दरवाजा खोल सकते हो? अंदर से बिना किसी हिचकिचाहट के आवाज आती है, दफा हो जा यहां से। ये सुनकर गुस्सैल औरत का खून और भी खौल उठता है। वो झट से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है और चिल्लाती है, क्या तुमने उस टॉम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली है? लेकिन उसके सवाल का जवाब शब्दों में नहीं आता। दरवाजा अपने आप खुलता है और उसी पल कई सारे एनर्जी अटैक सीधे बाहर निकलते हैं, जो एक के बाद एक उसी पर आकर लगते हैं। डायरेक्ट हिट की वजह से उसका शरीर फिर से दूर उड़ जाता है। हालांकि इस बार वो किसी तरह अपना बैलेंस संभाल लेती है। वो गहरी सांस लेते हुए मन ही मन खुद को समझाने लगती है, शांत रह, गुस्सा मत कर, अंदर ही रख। फिर दांत पीसते हुए एक बार फिर बोलती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुमने उस टॉम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली है? अंदर से एमसी की वही शांत और बेरहम आवाज आती है, नहीं, अब दफा हो जाए यहां से। ये सुनकर गुस्सैल औरत का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है, शरीर से एनर्जी फूटने लगती है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा लुई पर अटैक करने के लिए टूट पड़ती है। सिमी चिल्लाती है, तेरे अंदर उसे लेने की हिम्मत तो है, लेकिन उसे लेने की बात मानने की हिम्मत नहीं है। लुई, अब मैं तुझसे मौत तक लड़ूंगी। लेकिन तभी उसके सामने अचानक एमसी की मास्टर आ जाती है। वो अपनी ऑरा रिलीज करती है और उसी पल हैंगलिंग की सारी मूवमेंट वहीं पर लॉक हो जाती है। उसकी आवाज में गहराई और दबाव होता है,
जब वो कहती है हैंगलिंग शांत हो जाओ। ये सुनते ही हैंगलिंग का सारा गुस्सा जैसे हवा हो जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है और वो कांपती आवाज में कहती है मास्टर। अगले ही पल वो सीधे घुटनों पर गिर जाती है और बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहती है मास्टर, उसने मुझे मारा। वो सिसकियां भरते हुए बात को और भी बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती है, जैसे सारी गलती सामने वाले की ही हो। ये सब सुनने के बाद उसकी मास्टर धीरे से एमसी की तरफ मुड़ती है और सख्त आवाज में पूछती है, लुई, तुमने अपनी ही जूनियर सिस्टर पर हाथ क्यों उठाया? वैसे यहां एक बात क्लियर करना जरूरी है। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि एमसी की ये मास्टर शायद उसकी पिछली जिंदगी में उसकी वाइफ रही होगी, लेकिन अब तक जो रिएक्शन और बिहेवियर दिखा है उससे ऐसा साफ नहीं लगता। ना तो कहानी ने अभी तक ऐसा कुछ बताया है और ना ही उसकी मास्टर के चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे हैं। हाँ, इतना जरूर लगता है कि मास्टर होने के नाते उसे ये पता है कि एमसी के पास पहले 9 जिंदगियां थीं और अब सिर्फ एक ही बची है। शायद इसी वजह से वो समझ रही है कि एमसी अपनी पिछली जिंदगियों का सारा गुस्सा लेकर पास्ट में आया है। बाकी सच्चाई हमें आगे स्टोरी में खुद ही पता चल जाएगी। फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब उसकी मास्टर ये सवाल करती है तो लुई अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में जवाब देता है, वो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस आई थी। इसके अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। लुई की बात सुनकर उसकी मास्टर ज्यादा बहस नहीं करती। वो आराम से हैंगलिंग की तरफ जाती है, उसे सहारा देकर उठाती है और शांत आवाज में कहती है, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है, चलो इस बात को यहीं भूल जाओ। हैंगलिंग की तरफ देखकर पूछती है, वैसे तुम यहां लुई से क्या कराने आई थी? ये सुनते ही गुस्सैल औरत सीधे एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करती है और ऊंची आवाज में कहती है, इसने परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली है। इसके पास तो इसका कोई यूज भी नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ इसके बारे में कुछ ट्रेड करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर लुई की मास्टर एमसी की तरफ मुड़ती है और थोड़े नर्म लहजे में कहती है, लुई, तुम्हारा एप्टीट्यूड एक्सेप्शनल है। तुम्हें एब्सोल्युटली परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम ये अपनी जूनियर सिस्टर को दे दो। अगर तुम्हें यहां किसी और चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वह प्रोवाइड कर सकती हूँ। इतनी शांति और समझदारी से समझाने के बावजूद लुई का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। वो अब भी उसी एटीट्यूड में बैठा रहता है और ठंडी आवाज में जवाब देता है, माफ करना, लेकिन मुझे भी इस परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की जरूरत है। ये सुनते ही हैंगलिंग फिर भड़क जाती है। वो एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाती है, क्या बकवास कर रहे हो लुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इस परफेक्ट पिल के बिना मैं अपनी ओरिजिन कोर कंडेंस नहीं कर सकती? उसकी लगातार चीख चिल्लाहट की वजह से लुई का भी कंसंट्रेशन टूट जाता है। वह धीरे से नीचे उतरता है, अपनी आस्तीन के अंदर हाथ डालता है और अपने हाथ में वही रिटर्न टू ओरिजिन पिल निकाल लेता है। फिर वह एक गहरी सांस छोड़ता है। यह देखते ही उसकी मास्टर का चेहरा खिल उठता है। वह खुश होकर कहती है, देयर वी गो, दैट्स अ गुड बॉय। वह अभी एमसी की तारीफ करना ही शुरू करती है और उसी पल माहौल एक बार फिर बदलने वाला होता है। तभी एमसी अचानक हल्की सी मुस्कान देता है। ही की आवाज करते हुए वह एक झटके में वह पिल सीधे अपने मुंह में डाल लेता है और अपनी मास्टर के सामने ही उसे चबाते हुए निकल जाता है। ये देखते ही उसकी मास्टर बुरी तरह चौंक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह सख्त आवाज में कहती है, लुई, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मास्टर इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, सामने खड़ी गुस्सैल औरत का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठता है। वो दांत पीसते हुए पीछे मुड़ जाती है और चिल्लाती चली जाती है, लुई, तू बस देख मैं कैसे अपनी सीक्रेट कोर को कंडेंस करूंगी और तुझसे इस बेइज्जती का पूरा बदला लूंगी। उसकी ये खुली दुश्मनी देखकर मास्टर का चेहरा और भी भारी हो जाता है। वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन क्या इतना एक्सट्रीम जाना सच में जरूरी था? इसी डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ सीन चेंज हो जाता है। अब हमें स्वॉर्ड मैनर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ स्वॉर्ड मेडन आराम से बैठी हुई है और कोई उसे चम्मच से खाना खिला रहा है।
उसकी मदर एकदम मीठी और प्यार भरी आवाज में कहती है, तुम्हारी मदर ने ये एमरल्ड राइस कंजी खुद अपने हाथों से स्टीम की है, सिर्फ तुम्हारे लिए। जरा स्वाद लेकर देखो क्या ठीक बना है। जैसे ही स्वॉर्ड मेडन खाना खाती है, उसका चेहरा खिल उठता है। वो बहुत खुश और भावुक होकर अपनी मदर से कहती है, थैंक यू मदर। दुनिया में आप ही हो जो मुझे सबसे अच्छे से ट्रीट करती हो। मैं जिंदगी में आप और फादर की साइड से कभी अलग नहीं होना चाहती। ये सुनकर उसकी मदर हल्की सी नौटंकी करते हुए मुस्कुराती है और पूछती है, क्या सच में? क्या अपने बर्थ पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे से? स्वॉर्ड मेडन भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, वो तो मुझे जन्म देने के बाद ही गायब हो गए थे। ऐसे लोग आप और फादर के ट्रीटमेंट से कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं? ये सुनकर उसकी मदर हंसते हुए पीछे मुड़ जाती है और कहती है, ठीक है, अब इतना काफी है, जल्दी करो और थोड़ा आराम कर लो। स्वॉर्ड मेडन भी पीछे से हल्की आवाज में बस हूं कह देती है। इधर उसकी मदर मन ही मन अजीब तरीके से हंस रही होती है, बहुत ही सुकून की, बहुत ही राहत भरी हंसी। वो अंदर ही अंदर सोचती है, हे, हम बच गए, हम आखिरकार बच गए, अब हमारी पूरी फैमिली सेफ है। उधर स्वॉर्ड मेडन को अचानक बहुत तेज नींद आने लगती है। उसकी आंखें भारी हो जाती हैं और वो हिचकिचाती हुई आवाज में कहती है, मदर, मुझे अचानक इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? तभी उसकी मदर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और वही मीठी लेकिन ठंडी आवाज में कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो बस थोड़ा सो लो। इतना कहते ही स्वॉर्ड मेडन के शरीर पर जैसे कंट्रोल ही नहीं रहता। उसे इतनी जोर से नींद आने लगती है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाती और लड़खड़ाते हुए सीधे बेड पर गिर जाती है। वो दर्द और भारीपन के बीच अपना सिर पकड़ लेती है और मन ही मन सोचने लगती है, आज सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। मुझे अचानक इतनी तेज नींद क्यों आ रही है? और ये अनकंफर्टेबल फीलिंग, ये पहले कभी तो नहीं हुई। उसका शरीर और भी भारी होता चला जाता है, आंखें खुली रखना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो जबरदस्ती खुद को सीधा लेटाती है और हल्की सी घबराहट के साथ अपना ओरा रिलीज करती है। मन ही मन वो कमांड देती है, सर्कुलेट ग्रेट स्लॉट स्वॉर्ड स्क्रिप्चर। बताओ मेरे शरीर के साथ आखिर गड़बड़ क्या हो रही है? लेकिन जैसे ही उसे रिजल्ट दिखता है, उसका दिल एक झटके में बैठ जाता है। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो कांपते हुए सोचती है, क्या क्या मुझे जहर दे दिया गया है? ये कैसे हो सकता है? मैं पॉइजन कैसे हो सकती हूँ? अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह गिरता है, हाँ, क्या ये एमरल्ड राइस कंजी की वजह से हो सकता है? ये सोचते ही वह और भी घबरा जाती है। वह अपना ऑरा और तेजी से रिलीज करते हुए अपना पेट पकड़ लेती है और मन ही मन खुद को समझाने लगती है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मदर ने तो वह कंजी अपने ही हाथों से बनाई थी, वह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएंगी? उसी पल उसके रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है। बाहर से आवाज आती है, क्या तुम अभी तक सो गई हो? यह सुनकर स्वॉर्ड मेडन और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसका दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। बिना ज्यादा सोचे समझे वह तुरंत अपने पलंग पर सीधी लेट जाती है, चादर को अपने ऊपर खींच लेती है और आंखें बंद करके बिल्कुल ऐसा नाटक करने लगती है जैसे वह गहरी नींद में हो। अगले ही पल उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। उसकी मदर 3 और लोगों के साथ अंदर आती है। इस बार उसकी आवाज में जरा भी मिठास नहीं होती, बल्कि वह एक ठंडी, डरावनी और काफी भारी आवाज में कहती है, लो, काम हो गया। पॉइजन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब हम भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। यह कहते हुए वह बेड की तरफ देखती है। पीछे खड़े उन 3 लोगों में से एक आगे आता है। हमें दिखाया जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड मेडन का अपना भाई है। वह अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराता है और आराम से कहता है, मदर, जितना लोग आपके बारे में कहते हैं, आप सच में उतनी ही इंप्रेसिव हो। द ओल्डर द जिंजर द स्पाइसी द स्पाइस, यानी अदरक जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा तेज और खतरनाक हो जाती है। साथ एकदम डेडली नजरों से स्वॉर्ड मेडन की तरफ घूरने लगते हैं। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। मदर ठंडे लहजे में कहती है, आ जाओ, इसे यहां से उठा लो और हमारे ओल्ड एंसेस्टर के पास डिलीवर कर दो। यह सुनते ही उसका बेटा भी डरावने तरीके से हंसने लगता है। उसकी हंसी कमरे में गूंजती है, लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि स्वॉर्ड मेडन की चेतना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो सब कुछ साफ साफ सुन रही होती है। हर एक शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा होता है। अपनी ही माँ
और अपने ही भाई के मुंह से यह डरावनी बातें सुनकर उसका दिल जैसे पूरी तरह टूट जाता है। उसे ऐसा सदमा लगता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहते हैं। वो अंदर ही अंदर रो रही होती है, चीख रही होती है, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे चुका होता है। उस पल उसे एहसास हो जाता है कि जिस घर को वो सबसे सुरक्षित समझती थी, वही अब उसके लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। हमें दिखाया जाता है कि दो सर्वेंट स्वॉर्ड मेडन को उठाकर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हीं के पीछे स्वॉर्ड मेडन का पूरा परिवार भी चलता हुआ आ रहा था। तभी स्वॉर्ड मेडन का फादर एक सर्वेंट को बुलाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने चूसी को ठिकाने लगा दिया? यह चूसी वही गार्ड है जिसने स्वॉर्ड मेडन को अंदर आने से शुरुआत में रोका था। तो उसका सर्वेंट बताता है, माय लॉर्ड, हमने चूसी और उसके परिवार को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया। कोई सर्वाइवर नहीं बचा। उस सर्वेंट को याद करते ही इस मेन लॉर्ड की भौहें खड़ी हो जाती हैं और वो इरिटेट होते हुए कहता है, एक्सीलेंट, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस ग्रैंड डिज़ाइन को खराब करने वाला एक सर्वेंट भी हो सकता है। फिर वो गुस्से में हूँ करते हुए तिरछी तिरछी नज़रों से अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, अगर ये अचानक खुद से भागते भागते वापस यहाँ अपनी ज़िंदगी खत्म करने ना आई होती तो यहाँ स्वॉर्ड सैक्रिफाइस में ऑफरिंग के तौर पर तू जा रहा होता। यहाँ तेरी ज़िंदगी बच गई तो अब इसे सबक के तौर पर लेना और दारू और नशे में अपने दिन बर्बाद करना बंद कर और थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर। पर वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जैसा बाप वैसा बेटा। उसका बेटा अपने फादर के सारे सपनों को हवा में उड़ा देता है और एकदम चैन की सांस भरते हुए कहता है, हाँ फादर, मैं गलत था। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं अच्छे से पूरी मेहनत से कल्टिवेट करूंगा। यहाँ इन लोगों को ये नहीं पता कि स्वॉर्ड मेडन इन सब की सारी बातें सुनती जा रही है और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है कि ये लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी खोने के लिए वापस आई हूँ। एक सैक्रिफाइस के मकसद से इन लोगों ने मुझे बड़ा किया। तभी पीछे से उसका ब्रदर उसे देखकर लार टपकाने लगता है और एकदम डार्क लुक में कहता है, क्योंकि अब ये वैसे भी मरने ही वाली है तो क्यों ना मैं ही पहले इसके साथ थोड़े मज़े कर लूँ। इसमें मैं आधा ही घंटा लूँगा बस। पर यह सुनकर गुस्से में थप्पड़ मारने की बजाय उसका बाप बस उसके कान पकड़कर खींचने लगता है और चिल्लाता है, किस तरह की घटिया बातें कर रहा है तू? अगर कुछ नहीं तो ये नाम के तौर पर तेरी बहन है। मेरे चू स्वॉर्ड मैनर की रेपुटेशन को कचरे में मत फेंक। ये सुनकर उसका बेटा आह करते हुए कहता है, डैड, इसमें दर्द हो रहा है। रुको, वह तो बस दो मरे हुए स्लेव्स की पैदाइश है। नाम से हमारा खून का रिश्ता थोड़ी बन जाता है। पर यह सुनकर स्वॉर्ड मैडन को एक और बड़ा सदमा लगता है और वह मन ही मन सोचती है, तुम मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को इन्हीं लोगों ने मर्डर किया था। तभी स्वॉर्ड मैडन की मदर मुस्कुराते हुए उसके फादर के पास आती है और कहती है, कम ऑन, अब वैसे भी तो वह मरने ही वाली है, क्यों ना हम 1 घंटे के लिए अपने बेटे को उसके साथ रहने देते हैं। तो उसका फादर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, एब्सोल्युटली नॉट। हम ओल्ड एंसेस्टर की स्वॉर्ड रिफाइनिंग में जरा भी देरी नहीं कर सकते, वरना हमारी पूरी फैमिली उनका गुस्सा झेलेगी। पर अब स्वॉर्ड मेडन अपनी मदर को इतनी बुरी बातें बोलते देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन सोचती है, मैंने उसे अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी खुद की मदर की तरह ट्रीट किया और फिर भी मेरे बारे में वो इतनी घटिया बातें बोल सकती है। अब वो रिग्रेट करने लगती है और मन ही मन सोचती है, लुई, क्या ये वो सच्चाई है जिससे तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? तो ये वह रीज़न है जिसके लिए तुमने मुझे वापस अपने घर नहीं आने दिया था। वो अपने पास्ट के सीन को याद करने लगती है, एक ऐसा सीन जो कभी उसे दर्दनाक नहीं लगता था, लेकिन अब उसकी हर याद जहर बन चुकी थी। उसे याद आता है जब वो लुई के साथ खतरनाक ट्रेनिंग कर रही थी, इतनी खतरनाक कि कई बार उसकी जान सच में खतरे में पड़ जाती थी। पसीने, खून और दर्द के बीच वो कांपती हुई अपने एमसी से कहती है, यंग मास्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उस वक्त लुई उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं होता। वो उसे दिलासा देते हुए कहता है, वो तो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो वापस जाने के लिए? ये सुनकर स्वॉर्ड मेडन गुस्से के मारे अपना मुंह फुला लेती है। वो चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और जिद में कहती है, वो मुझे जितना अच्छे से ट्रीट करते हैं उतना तो मेरे बर्थ पेरेंट्स भी शायद कभी नहीं करते। उसे ऐसे नाराज देखकर लुई हल्का सा हंस देता है और आराम से कहता है,
ठीक है, तुम तब तक इंतजार करो जब तक मैं अपनी उस स्वॉर्ड को रिफाइन करना कंप्लीट ना कर लूं। उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाऊंगा। ये सुनते ही वो लड़की लुई के पास आ जाती है और एकदम मीठी आवाज में कहती है, यंग मास्टर, ये कैसी बकवास कर रहे हो आप? भला कौन सी तलवार को रिफाइन होने में इतना ज्यादा टाइम लगता है? आप तो डेफिनेटली मुझे किसी बच्चे की तरह बहला फुसलाकर यहां रोकने की कोशिश कर रहे हो। फिर सीन अचानक बदल जाता है। जब स्वॉर्ड मेडन चू स्वॉर्ड मैनर पहुंचती है तो उसके सामने जो नज़ारा होता है वो उसकी पूरी दुनिया को जला देता है। पूरा का पूरा मैनर आग में घिरा हुआ होता है। हर तरफ धुआं, चीखें और जलती हुई लकड़ी की बदबू। ये देखते ही उसके पैर जवाब दे देते हैं। वो वही घुटनों के बल गिर जाती है और रोते रोते चिल्लाती है, डैड, मॉम, मुझे आने में बहुत देर हो गई। उसी पल से उसके दिल में लुई के लिए नफरत जन्म ले लेती है। वो अंदर ही अंदर कसम खा लेती है, लुई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगी। लेकिन अब इस पल जब वो हकीकत में सब कुछ सुन और देख रही थी तो उसके अंदर सिर्फ पछतावा बचा था। उसका दिल टूट चुका था। वो मन ही मन सोचती है, लुई, जिस तलवार की तुम बात कर रहे थे वो असल में एक डेमोनिक स्वॉर्ड थी। इसी सोच के साथ सीन फिर बदल जाता है। उसी समय दूसरी तरफ हमारा एमसी सिस्टम की मदद से ये पूरा सीन एचडी क्वालिटी में देख रहा था। हर शब्द, हर आवाज, हर इरादा उसे साफ सुनाई दे रहा था। मैं एमसी से कहता है, होस्ट, ये तो सच में शर्म की बात है कि ये इस समय बेहोश पड़ी है और चू फैमिली की बातें सुन नहीं पा रही। लुई ये सब देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है। सिस्टम की बात सुनकर वो हंसते हुए कहता है, एक ग्रेट एम्परर रियल्म से वापस पास्ट में आया हुआ इंसान आखिर कैसे एक मामूली स्लीपिंग ड्रग की एक डोज से बेहोश हो सकता है? इस वक्त वो बस इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से खुद ही इनकार कर रही है। सिस्टम पूछता है, होस्ट, क्या आप उसे बचाने का सोच रहे हो? ये सुनकर लुई आराम से अपनी पोजीशन बदलता है, जैसे किसी थिएटर में बैठा दर्शक हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है, उसे बचाऊं? उसे ऐसे सफर करते देखकर मुझे जो सैटिस्फैक्शन मिल रही है उससे ज्यादा खुशी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। आखिर यह एक एम्परर रियल्म की रिटर्न है। अब उसे खुद को बचाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। फिर सीन दोबारा बदलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग स्वॉर्ड फोर्जिंग ग्राउंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा माहौल भारी और डरावना होता जा रहा है। चो फैमिली एक विशाल मैंशन के सामने पहुंचती है। स्वॉर्ड मेडन को जमीन पर लिटा दिया जाता है और पूरा परिवार उसके पीछे घुटनों के बल बैठ जाता है। सामने स्वॉर्ड मेडन का फादर अपने एंसेस्टर को सम्मान से ग्रीट करता है। मैंशन के आगे एक शैडो दिखाई देता है जो धीरे धीरे साफ होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि यह एक बूढ़ा आदमी है, चू काशिंग, चू स्वॉर्ड मैनर का ओल्ड एंसेस्टर। ग्रीटिंग सुनकर वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी नज़र सामने पड़ी स्वॉर्ड मेडन पर जाती है। वो उसकी बॉडी को एक नज़र में निहारता है और ठंडी संतुष्टि के साथ कहता है, एक्सीलेंट, अब इसे मेरे हवाले कर दो। वो खड़ा होकर आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर आदेश देता है, शुडियान और शेफ, तुम दोनों यही रहो और इस डेमोनिक स्वॉर्ड सेरेमनी को कंप्लीट होते हुए देखो। ये सुनकर स्वॉर्ड मेडन का फादर और ब्रदर दोनों ही झुककर एंसेस्टर को धन्यवाद देते हैं। ओल्ड एंसेस्टर आगे बढ़ता है और एक विशाल कॉल्ड्रन के नीचे आग जलाने लगता है। आग धीरे धीरे भड़कने लगती है। उसी कॉल्ड्रन के अंदर एक तलवार हवा में तैर रही होती है। पहली नज़र में कोई नहीं कह सकता कि ये एक डेमोनिक स्वॉर्ड है, लेकिन जैसे ही कोई इसके करीब आता है, इसका ऑरा महसूस करते ही समझ में आ जाता है कि ये एक टेरिफाइंग और पूरी तरह डेमोनिक एग्जिस्टेंस है। ओल्ड एंसेस्टर लालच भरी निगाहों से उस तलवार को देखता है और हंसते हुए कहता है, ये डेमोनिक स्वॉर्ड मेरे 30 साल से ज्यादा के लाइफ ब्लड को कंज्यूम कर चुकी है। अब बस एक फाइनल स्टेप बचा है, उसके बाद मैं इसे पूरी तरह रिफाइन कर लूंगा। ये सुनकर स्वॉर्ड मेडन का फादर हंस पड़ता है और ओल्ड एंसेस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ओल्ड एंसेस्टर। जैसे ही आप इस डेमोनिक स्वॉर्ड को रिफाइन कर लेंगे, आप सीधे सैटरिंग इन्फेंट रियल्म में असेंड कर जाएंगे। ओल्ड एंसेस्टर भी हंसता है। वो अपना हाथ उठाता है और कहता है, चलो अब शुरू करते हैं। उसके हाथ घुमाते ही आग से ढकी हुई काली तलवारें हवा में बनती हैं और सीधा उस डेमोनिक स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। रिचुअल शुरू हो जाता है। डेमोनिक स्वॉर्ड भी रिएक्ट करने लगती है। पूरा इलाका कांपने लगता है। ओल्ड एंसेस्टर कुछ अजीब और डरावने मंत्र पढ़ता है।
फिर ठंडी आवाज में कहता है, सैक्रिफाइस टू दिस स्वॉर्ड। और तभी स्वॉर्ड मेडन का फादर खुद उसे अपनी बाहों में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका फादर ठंडी आवाज में कहता है, आज तुम हमारी चू क्लैन के लिए स्वॉर्ड सैक्रिफाइस के तौर पर सर्व कर रही हो। आखिर तुम्हें इतने सालों तक बड़ा करना फालतू तो नहीं गया। उसकी आवाज में ना कोई पछतावा होता है, ना कोई हिचक, जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी इस्तेमाल की चीज से बात कर रहा। अगले ही पल बिना एक सेकंड भी रुके वो स्वॉर्ड मेडन को सीधा उस आग से भरे कॉल्ड्रन के अंदर फेंक देता है। स्वॉर्ड मेडन बिना किसी रेजिस्टेंस के नीचे गिरती चली जाती है। उसके शरीर के चारों तरफ भयंकर लपटें उठती हैं। आग की गर्मी हवा को चीर देती है, लेकिन उसके मुंह से कोई चीख नहीं निकलती। पीछे खड़ा उसका भाई ये सब देखकर अपनी जीभ बाहर निकालता है। आंखों में अजीब सी चमक होती है और घिनौनी आवाज में कहता है, क्या वेस्ट था, कितना ट्रैजिक वेस्ट। लेकिन इसी पल एक ऐसी चीज होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। स्वॉर्ड मेडन उस फायर कॉल्ड्रन के अंदर गिरने के बावजूद मुस्कुरा रही होती है। उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति और क्रूरता होती है। अचानक वह रिएक्ट करती है। उसके चेहरे पर एक टेरिफाइंग एक्सप्रेशन उभर आता है। वो अपने मुंह से खून थूकती है और वह खून सीधा उड़ते हुए उस डेमोनिक स्वॉर्ड पर जाकर गिरता है। जैसे ही उसका खून डेमोनिक स्वॉर्ड को छूता है, तलवार के अंदर से भयानक आग फूट पड़ती है। कॉल्ड्रन की लपटें और तेज हो जाती हैं। डेमोनिक स्वॉर्ड की वाइब्रेशंस अचानक कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे तलवार जिंदा हो गई हो और खुद से ही रिएक्ट करने लगी हो। स्वॉर्ड मेडन का फादर बुरी तरह घबरा जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो हड़बड़ाते हुए चिल्लाता है, ये अब क्या हो रहा है। और तभी उसकी आंखों के सामने ही वो डेमोनिक स्वॉर्ड ब्लरिंग स्पीड से गायब हो जाती है। अगली ही सांस में वही तलवार सीधे स्वॉर्ड मेडन के हाथों में आकर थम जाती है। डेमोनिक स्वॉर्ड अपनी एनर्जी से स्वॉर्ड मेडन को सपोर्ट करने लगती है। आग अब उसे जला नहीं रही होती बल्कि उसे सहारा दे रही होती है। इसी वजह से स्वॉर्ड मेडन उस फायर से भरे कॉल्ड्रन के अंदर ही फ्लोट करने लगती है। वो हवा में तैरते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा उस ओल्ड एंसेस्टर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में ना दर्द होता है ना झिझक, सिर्फ ठंडी हत्या की भावना। ये देखकर ओल्ड एंसेस्टर पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसकी सांस अटक जाती है। पीछे खड़ा उसका ब्रदर भी कंफ्यूज हो जाता है और घबराकर चिल्लाता है, डैड वो अभी मरी नहीं। ओल्ड एंसेस्टर कांपती आवाज में कहता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। लेकिन उसे जवाब मिलने से पहले ही स्वॉर्ड मेडन फुल स्पीड पकड़ लेती है। उसका शरीर एक झटके में आगे बढ़ता है और वो सीधे ओल्ड एंसेस्टर की तरफ झपटती है। उसका इरादा साफ होता है, एक ही बार में उसकी छाती के आर पार छेद कर देना। यह देखकर ओल्ड एंसेस्टर की आंखें फैल जाती हैं। इस बार उसे स्वॉर्ड मेडन का फिगर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होता है। वो घबराकर तुरंत रिएक्ट करता है। अपनी स्लीव्स के अंदर से एक ग्रीन स्वॉर्ड निकालता है और गुस्से में चिल्लाता है, डैम इट। वो अपनी सारी पावर्स रिलीज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार स्वॉर्ड मेडन की डेमोनिक स्वॉर्ड से टकराती है, एक तेज धमाके की आवाज गूंजती है। ओल्ड एंसेस्टर की तलवार उसी पल चकनाचूर हो जाती है। उसके टुकड़े चारों तरफ उड़ जाते हैं और उसका शरीर भी पीछे की तरफ जा गिरता है। फिर भी वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम ऐसे डेमोनिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। स्वॉर्ड मेडन की तलवार किसी जहरीले सांप की तरह जिगजैग घूमती है और अगले ही पल उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है। चारों तरफ खून की बारिश हो जाती है। ओल्ड एंसेस्टर का शरीर एक तरफ गिरता है और उसका कटा हुआ सिर दूसरी तरफ लुढ़कता है। स्वॉर्ड मेडन अपनी तलवार को हल्के से झटकती है। उस पर लगा खून हवा में बिखर जाता है। ठंडी गुस्से से भरी आवाज में वो कहती है, डेमोनिक स्वॉर्ड डीमंस को स्लॉटर करने के लिए बनती है। इस समय उसका गुस्सा चरम पर होता है। उसकी आंखों में जलती आग, हाथ में डेमोनिक स्वॉर्ड और सामने खड़ा उसका पूरा परिवार। अब यह सिर्फ शुरुआत थी। रिग्रेट, एंगर और बिट्रेयल, इन तीनों ने मिलकर उसके दिल को पूरी तरह जला दिया था। अब उसे अपनी ही फैमिली से घिन आने लगी थी। उसने 2 जिंदगियों तक अपनी फैमिली का इंतजार किया था, उन पर भरोसा किया था, हर सांस में उन्हें याद किया था। लेकिन उसके प्यार और भरोसे का जो रिजल्ट उसे मिला, उसने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया था। अब स्वॉर्ड मेडन पूरे गुस्से के साथ अपने ही फादर की तरफ बढ़ने लगती है। उसके कदम भारी होते हैं, लेकिन इरादा एकदम साफ। सामने उसका फादर ये देखकर इतना घबरा जाता है कि उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और कांपते हाथ आगे बढ़ाते हुए हकलाने लगता है,
तो तुम सच में चूलिंग हो? नहीं नहीं, तुम चूलिंग नहीं हो सकती। लेकिन अब चूलिंग किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। वह पूरी तरह गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसके शरीर से किलिंग इंटेंट फूटने लगती है। हवा भारी हो जाती है। बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम ठंडे चेहरे के साथ वह सीधा उसके सामने आकर रुकती है और धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहती है, क्यों? मैंने तुम सबको अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों की तरह ट्रीट किया, तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया, फिर भी तुमने यह सब मेरे साथ क्यों किया? उसका फादर इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। वो बड़बड़ाते हुए घबराहट में कहता है, चूलिंग, अब तो तुम कितनी पावरफुल हो गई हो। अब हमें तुम्हें किसी स्वॉर्ड के लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत ही नहीं है। चलो चलो, अब साथ में घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब चूलिंग उसका असली चेहरा देख चुकी थी। वो हल्की सी हंसी हंसती है, ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी है और नफरत भी। वो अपनी तलवार निकालती है और ठंडी आवाज में कहती है, तू अपने घटिया मुंह से मेरा नाम लेने के लायक भी नहीं है। और बिना एक पल भी हिचकिचाए वो अपनी तलवार घुमाती है। एक ही बार में उसका फादर का सिर हवा में उड़ जाता है। खून फव्वारे की तरह फैलता है। इस पल चूलिंग बिल्कुल किसी डीमन की तरह लग रही थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बिना दया के काट कर रख दे। इसके बाद चूलिंग पीछे मुड़ती है। सामने उसका सो कॉल्ड ब्रदर खड़ा होता है। जैसे ही चूलिंग की निगाहें उस पर पड़ती हैं, उसका भाई बुरी तरह घबरा जाता है। वो एक कदम पीछे हटता है। उसके होठ कांपने लगते हैं। चूलिंग ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, अब रही बात तेरी, तू जानवर। भाई तुरंत बीच में बोल पड़ता है। वो घुटनों पर गिर जाता है और ऊपर नीचे सिर पटकते हुए चिल्लाने लगता है, हाँ हाँ, मैं जानवर हूं, बस मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करो और मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन पलक झपकते ही चूलिंग की तलवार घूमती है। उसकी गर्दन उसी पल कटकर अलग हो जाती है। उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। तू तो कुत्ते से भी घटिया है। दूर खड़ी चूलिंग की मदर, जिसे अभी तक अपने पति और बेटे के अंजाम का अंदाजा नहीं था, सामने का सीन देखकर कंफ्यूज हो जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसे सामने सिर्फ यही दिखाई देता है कि चूलिंग हाथ में तलवार लिए अकेली स्वॉर्ड फोर्जिंग ग्राउंड से बाहर निकल रही है। उसके कदम शांत हैं, चेहरा भावहीन है, लेकिन उसके पीछे मौत और खून की कहानी छूट चुकी होती है। इससे उसकी मदर थोड़ी हैरान हो जाती है। वो सामने आती है और कंफ्यूज आवाज में पूछती है, चूलिंग तुम बाहर कैसे आ गई और बाकी सब कहाँ हैं? चूलिंग बिना रुके, बिना किसी को देखे चुपचाप आगे बढ़ती रहती है। जब वो अपनी मदर के बगल से गुजरती है तो ठंडी आवाज में बस इतना कहती है। उसकी मदर और ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से कहती है, तुम्हारा फादर, तुम्हारा ब्रदर, तुम्हारी फैमिली। यह सुनते ही चूलिंग अचानक रुक जाती है। उसके कदम थम जाते हैं। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी खालीपन भरी ठंडक होती है। वो कहती है, अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। इतना कहते ही पलक झपकने से भी पहले वो अपनी तलवार घुमाती है। एक ही वार में उसकी मदर की गर्दन कटकर अलग हो जाती है। खून हवा में बिखरता है, लेकिन इस बार चूलिंग के चेहरे पर न गुस्सा होता है, न नफरत, न दर्द। सारे इमोशंस जैसे मर चुके होते हैं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल सपाट आवाज में कहती है, क्यों ना तुम उन्हें जाकर ज्वाइन कर लो। इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखती। सीधे आगे बढ़ते हुए ठंडी आवाज में बोलती है, चू फैमिली के सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें पूरा चू फैमिली एरिया दिखाया जाता है। एक तलवार जोर से जमीन में गड़ती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और हमें दिखाया जाता है कि चूलिंग ने चू फैमिली के एक एक इंसान को खत्म कर दिया है। बूढ़े, जवान, नौकर, गार्ड, कोई नहीं बचा। इतनी लंबी लड़ाई के बाद चूलिंग बुरी तरह थक चुकी होती है। उसका शरीर घायल है, कपड़े फटे हुए हैं। खून और धूल से सनी हुई हालत में वह अपनी तलवार के सहारे घुटनों पर बैठी होती है। सांसें भारी हैं, हाथ कांप रहे हैं, और ये पूरा सीन हर एक पल हमारा एमसी सिस्टम की मदद से लाइव देख रहा होता है। ये सब देखकर लुई हल्के से सिर हिलाता है और कहता है, नॉट बैड। इसने तो चू स्वॉर्ड मैनर में एक भी आत्मा जिंदा नहीं छोड़ी। इवन इसने मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा।
फिर वो हाथ आगे बढ़ाते हुए आराम से कहता है, ठीक है, चलो अब इसे बंद करो। वह रिलैक्स होकर अपने बेड पर बैठ ही रहा होता है कि तभी सिस्टम उससे पूछता है, होस्ट, क्या आप अभी ये देखना कंटिन्यू नहीं करने वाले? अभी एक सैटरिंग इन्फेंट रियल्म का एक्सपर्ट उसे मारने के लिए आने वाला है। ये सुनकर लुई हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इसमें देखने जैसा क्या है? वाह, ये सब कुछ डिजर्व करती है। इसके बाद सीन फिर से चूलिंग की तरफ शिफ्ट होता है। चू स्वॉर्ड मैनर अब पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। चारों तरफ लाशें, खून और टूटी हुई इमारतें पड़ी होती हैं। चूलिंग अपने घुटनों पर गिर जाती है। उसकी तलवार जमीन पर टिक जाती है। वह टूटती हुई आवाज में बुदबुदाती है, मैं गलत थी, मैं गलत थी, मैं कितनी ज्यादा गलत थी। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका शरीर दर्द से कांप रहा होता है। लड़ाई की वजह से उसके कपड़े फट चुके होते हैं। वह साफ दिख रही होती है कि अब उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची है। और तभी हमें दिखाया जाता है, दूर से कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो है सैटरिंग इन्फेंट रियल्म का एक्सपर्ट। जैसे ही वह चूलिंग को देखता है, उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल फैल जाती है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगता है। ये है रेवरेंट लीजियान। चूलिंग और उसके हाथ में मौजूद डेमोनिक स्वॉर्ड को देखते ही उसके मुंह से लगभग लार टपकने लगती है। लालच उसकी शक्ल से साफ झलक रहा होता है। वह सामने घूरते हुए कहता रहे, ये डेमोनिक स्वॉर्ड, ये तो एक्चुअली कंप्लीट है। वह हंसते हंसते अपनी तलवार निकालता है और ऊंची आवाज में चिल्लाता है, ये स्वॉर्ड तुम्हें बस दर्द ही दे रही है, तो अब मुझे मौका दो इस दर्द से तुम्हें आजाद करने का। इतना कहते ही वो फुल स्पीड में चूलिंग की तरफ झपटता है। उसकी तलवार सीधा चूलिंग की तरफ बढ़ती है। चूलिंग बस अपनी तलवार को हल्का सा साइड कर लेती है। कोई खास रेजिस्टेंस नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी मौत को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया हो। लेकिन लीजियन अचानक अपनी तलवार चूलिंग के गले के पास लाकर वहीं रोक देता है। वो ध्यान से चूलिंग को देखता है। सामने खड़ी लड़की ने जरा भी रेजिस्ट नहीं किया होता। उसकी आंखों में ना डर होता है, ना उम्मीद। उसकी हालत देखकर साफ समझ आता है वो अपना सब कुछ खो चुकी है। और यहीं पर सीन एक भारी साइलेंस के साथ थम जाता है। अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी पलकें हल्के से भी ना झपक रही होती, तो उसके चेहरे पर जिंदगी का कोई नामो निशान तक ना देखकर हर कोई यही समझ लेता कि वो मर चुकी है। उसकी आंखें सूनी थीं, सांसें इतनी हल्की कि महसूस ही ना हो, और पूरा शरीर इसी बेजान बुढ़िया की तरह पड़ा हुआ था। लीजियन ये सब देखकर हंस पड़ता है और घमंड साफ झलकता है। वो कहता है, हाँ, ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही। वो एक बार फिर अपनी तलवार ऊपर उठाता है और उसे धीरे धीरे नीचे लाता है, मानो देखना चाहता हो कि अब भी कोई हलचल होती है या नहीं। लेकिन फिर भी चूलिंग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। ना कोई हिलना, ना कोई डर, ना कोई चीख। यह देखकर लीजियान और जोर से हंसने लगता है। उसकी आवाज पागलपन से भरी होती है। वो कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुकी है। इस बीच चूलिंग ने भी अपनी तलवार जमीन पर टिका दी होती है। उसका हाथ ढीला पड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे अब उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं रही। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। यह सीन देखकर लीजियान की हंसी और भी सनकी हो जाती है। वो लगभग चिल्लाते हुए कहता है, अब से ये डेमोनिक स्वॉर्ड मेरी होगी और अब तू मर सकती है। इस बार वो अपनी पूरी किलिंग इंटेंट रिलीज करता है। उसकी ऑरा फट पड़ती है। वो पूरी ताकत से अपनी तलवार चलाता है, सीधे चूलिंग को खत्म करने के इरादे से। लेकिन उसी एक पल में कुछ बदल जाता है। चूलिंग अचानक रिएक्ट करती है। नहीं आती, लेकिन उसका शरीर अपने आप मूव करता है। वो अपनी तलवार उठाती है और सीधा लीजियान के अटैक को ब्लॉक कर देती है। टकराव होते ही एक जबरदस्त धमाका होता है।